गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज बेटा अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 विकास, जिसमें आज अपना टॉपिक चल रहा है विकास का मूल्यांकन। और उससे पहले अपन जानेंगे केनसारो विवाह के बारे में। केनसारो विवाह कौन थे? फिर आपके सामने एक ऐसी इमेजिनेशन प्रस्तुत की जाए, आपको कल्पना करनी है कि आपके घर के पीछे एक छुपा हुआ खजाना मिल जाए, आपको कैसा लगेगा? और अगर उस सारे खजाने को सत्ताधारी लोग विकास के नाम पर थोड़ा थोड़ा करके ले जाए तो फिर क्या होगा? आपके जीवन स्तर पर, आवास स्तर पर उसकी सुविधाओं का फायदा अगर बिल्कुल भी नहीं रहा तो फिर उस खजाने के मिलने से क्या मतलब है? तो एक ऐसी ही घटना है, और ये घटना कहाँ की है? 1950 में नाइजीरिया की घटना है। 1950 में नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत में तेल पाया गया। जो नाइजीरिया का ओगोनी स्थान है, वहां पर तेल की कुएं होते हैं, पेट्रोलियम। जो अपन बात करते हैं पश्चिम एशिया के देश जैसे कि सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान है, इराक, इनकी आमदनी का स्रोत क्या है? तेल की कुएं। इसीलिए देश समृद्ध है। तो नाइजीरिया में भी, जो कि नाइजीरिया का ओगोनी प्रांत था, गरीब स्थान है, गरीब देश है, तो यहाँ पर तेल की कुएं पाएगी और जिसका परिणाम कच्चे तेल की खोज में हुआ। कच्चा तेल मिल गया और जल्दी ही आर्थिक वृद्धि और बड़े व्यापार के दावेदारों ने ओगोनी के चारों ओर राजनीतिक षड्यंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, भ्रष्टाचार का जाल बिछा दिया। तेल कुएं मिलते ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वहां की जो सत्ताधारी तानाशाही शासक थे, षड्यंत्र होने लगे। पर्यावरण की समस्या, पर्यावरणविदों ने वहां की समस्याएं उठाना शुरू कर दी। भ्रष्टाचार चारों ओर फैल गया। मतलब उस क्षेत्र के जो किसान थे उनको रोक दिया गया। जहां तेल मिला था, किसानों की भूमि में वो तेल मिला और उन किसानों को ही उन तेल की कुओं से दूर कर दिया गया। फायदा कौन ले रहा था? तानाशाही शासन व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और वो जो गरीब प्रांत है, वहां के जो लोग हैं जिनकी जमीन में तेल के कुएं मिले गए, उनको रोक दिया गया, उन्हें बेदखल कर दिया गया। अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? बहुत ही गलत था। केनसारो विवाह कौन थी? एक ओगोन वासी थे, जो कि नाइजीरिया के ओगोन प्रांत के निवासी थे, वहीं के। ये लेखक थे, पत्रकार थे और टेलीविजन निर्माता के रूप में जाने जाते थे। जागरूक नागरिक। अपने काम के दौरान उन्होंने देखा कि तेल और गैस उद्योग ने गरीब ओगोन किसानों के पैसे के, जो पैरों के गरीब किसान हैं, उनकी जमीन में उनके पैरों के नीचे दबे खजाने को लूट लिया है। क्योंकि अगर वो उस तेल पर उन किसानों का अधिकार रहता, उन किसानों के हित में थोड़ा सा भी अगर उसको उपयोग में लिया जाता तो शायद वो आंदोलन नहीं चलता। लेकिन किसानों को लूट लिया गया, किसानों को बेघर कर दिया गया, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उन्होंने सारा फायदा लूट लिया। विवा ने अपने चारों ओर होने वाले इस शोषण को देखा और उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बनाई। सारा विवा ने 1990 में एक खुले जमीनी समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का आरंभ किया। उन्होंने ये जो शोषण हो रहा था इसका खुलासा किया कि कैसे वहां के लोग को उनकी ही जमीन में मिले खजानों से बेदखल कर दिया गया, और बहुराष्ट्रीय निगम और वहां पर जो सत्ताधारी तानाशाही दल थे उन्होंने कैसे इसका फायदा उठाया। बेचारे गरीब लोग थे, तेल कुएं मिलने के बाद में एक अमीर या समृद्ध देश, समृद्ध प्रांत बन सकता था, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिला। और किसानों के हक की आवाज किसने उठाई? केनसारो विवा ने। एक अहिंसक आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया, उस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। आंदोलन का नाम रखा गया मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल।
एक बार फिर से, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, ओगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए आंदोलन। जो ओगोन प्रांत के लोग थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, किसान थे, उनके अस्तित्व की लड़ाई या अस्तित्व के लिए आवाज किसने उठाई, केनसारो विवा ने। 1993 तक ये कंडीशन रही कि ओगोनी से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उन्हें वापस भागना पड़ा, लेकिन आंदोलन में जीत किसानों की हुई, लेकिन एक खामियाजा ये भी भुगतना पड़ा, केनसारो विवा को कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नाइजीरिया में जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी, सैनिक शासन था, उसने केनसारो विवा को एक हत्याकांड में जबरदस्ती जेल में डाल दिया और फांसी की सजा सुना दी। जो किसानों के लिए मसीहा था उसे फांसी की सजा सुनाई गई। चारों तरफ पूरे विश्व समुदाय में इसका विरोध हुआ, लेकिन नाइजीरिया सैनिक देश है और सैनिक या तानाशाही शासन व्यवस्था में दूसरे देशों की नहीं सुनी। और उसने ये सब क्यों किया, सेल नामक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसको इस तेल को से फायदा हो रहा था, उसके दबाव में नाइजीरिया की सरकार ने केनसारो विवा को फांसी की सजा सुना दी और उन्हें फांसी दे दी गई। तो जो एक मसीहा था किसानों का, ओगोन वासियों के अस्तित्व के लिए जिसने लड़ाई लड़ी और उसका अंत इस प्रकार हुआ। तो आज हम जिस विकास की बात कर रहे हैं उसी विकास से संबंधित केनसारो विवा का चित्रण हमने किया। तो क्या ये विकास था? ओगोन वासियों की जमीन पर जो तेल का खजाना मिला उसे लूट लिया गया। जब उनके लिए किसानों के लिए आवाज उठाई गई तो आवाज उठाने वाले का ही दमन कर दिया गया। अब जो दूसरा टॉपिक बेटा अपन पढ़ रहे हैं वो है पर्यावरणवाद। आज अपन सुनते हैं विश्व स्तर पर भी कि पर्यावरण की समस्या पर चिंतन के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। कभी अपन सुनते पेरिस सम्मेलन हुआ, कभी ये हुआ। तो वर्तमान में पर्यावरण को बचाना भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आज सतत पोषणीय विकास जैसे शब्द सुनाई देते हैं, प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ विकास, सतत विकास, दुर्लभ प्राणियों का संरक्षण और भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द हमें सुनाई देते हैं। आप सभी ने भी बेटा सुने होंगे ये सारे शब्द। और जो पर्यावरण से संबंधित आंदोलन चलाए जाते हैं उनके लिए सब पसंदीदा शब्द जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के कारण होते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि मानव को पारिस्थितिकी के सुर में सुर मिलाते हुए जीना सीखना चाहिए। हमें प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो कुछ समय बाद में क्या होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होगी उनको उजड़ा हुआ संसार मिलेगा जिसमें जहरीली नदियां होंगी, प्रदूषित वातावरण होगा, जिसमें जीना संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या हम ऐसा पर्यावरण हमारे आने वाली पीढ़ियों को देके जाएंगे? पर्यावरणविदों का ये सवाल है। पर्यावरणविदों की ये जंग जो जिसके खिलाफ है वह औद्योगिकरण के खिलाफ है। 19वीं सदी में विकसित हुए विद्रोह में देखी जा सकती है। 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और उसके बाद में तीव्र गति से प्रदूषण की समस्या सामने आई। आजकल पर्यावरण आंदोलन एक विश्वव्यापी मामला बन गया है और इसके गवाह हैं दुनिया भर में हजारों संगठनों के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित करनी हो या ग्रीन पार्टियां बनानी हो या पर्यावरण संगठनों में ग्रीन पीस और अन्य कई वाइल्ड लाइफ फ्रंट शामिल हैं। भारत में भी अपन बात कर सकते हैं हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड के आसपास चलाया जाने वाला चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया। उत्तराखंड में जो पेड़ों की कटाई है उनको रोकने का कार्य या उत्तराखंड क्षेत्र में विकास के नाम पर जो पर्यावरण से संबंधित छेड़छाड़ की जा रही है उसका विरोध किया चिपको आंदोलन ने, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया। तो आज हमें इस विकास के मूल्यांकन की आवश्यकता है कि हमें इस विकास का मूल्यांकन करना होगा कि जो आज हम विकास कर रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है। हो सकता है किसी देश की आर्थिक विकास की दर बहुत ऊंची हो,
लेकिन ये आवश्यक तो नहीं, तो इसका लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। और जब तक आर्थिक उन्नति और पुनर्वितरण साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक पहले से समृद्ध लोगों द्वारा लाभ पर कब्जा करने की गुंजाइश अधिक होगी। अगर आर्थिक उन्नति को और पुनर्वितरण को नहीं समान बनाया जाएगा तो फिर क्या होगा, अमीर और गरीब का अंतर और अधिक बढ़ जाएगा। और जो लाभ प्राप्त करेंगे वो कौन लोग होंगे, जिनके पास पहले से ही पैसा है, समृद्धि है। गरीब और वंचित बने रहेंगे और जिनके पास पहले से संसाधन है वो और अधिक अमीर बन जाएंगे। तो इस बात को अब उत्तरोत्तर अधिक स्वीकृति मिल रही है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की जरूरत है। आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान होने से अनेक प्रकार की समस्याएं ही नहीं बढ़ी है। आर्थिक उन्नति का जो परिणाम है वह संतोषजनक नहीं है। इसलिए विकास को अब व्यापक अर्थ में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो सभी लोगों के जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि करे, सभी लोगों के जीवन में खुशहाली या समृद्धि लेकर के आए। तो यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया को समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, लोगों का जीवन स्तर बढ़ सके, विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक के दर के जरिए मापना आवश्यक नहीं है, ये घातक हो सकता है। अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जाने चाहिए और इसी तरह का एक प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और मातृ शिशु मृत्यु दर के आधार पर देखा जाता है। बेटा आपने मानव विकास सूचकांक का नाम सुना होगा। मानव विकास सूचकांक में 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। तो इन तीनों चीजों के आधार पर विकास का अनुमान लगाया जाएगा। अगर इन तीनों चीजों में अपन आगे बढ़ रहे हैं, साक्षरता में, जीवन प्रत्याशा में, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है और प्रति व्यक्ति आय भी आगे बढ़ रही है, तो अपन उसको विकास मान सकते हैं। आज विकास तो इसकी एक पूर्व शर्त है कि आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो। सभी मनुष्यों को जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वे पूरी हो सके। रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ, बिजली, सड़क, पानी जैसी भौतिक चीजें सभी को प्राप्त हो सके। तो ये सारी चीजें इस विकास की भावना का संप्रेषण करते हैं। बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति की गरिमा में जीवन गुजारना संभव नहीं है। तो इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मरते हैं अथवा बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं, तो वह देश अविकसित होने का सूचक है। अब विकास की वैकल्पिक अवधारणा की अपन बात करते हैं। हमने विकास के मॉडल पर चर्चा की। इसके लिए मानव, पर्यावरण दोनों के लिहाज से भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास के फायदों का वितरण लोगों के बीच असमान रूप से हुआ। अधिकतर देशों में विकास ऊपर से नीचे की ओर आता है, अर्थात विकास की जो प्राथमिकताएं हैं, रणनीतियां हैं, उनका चयन, परियोजनाओं की वास्तविक कार्यान्वयन के फैसले, जो कि गरीब लोगों के विकास की योजनाएं बनाई जाती है, उसका फैसला कौन करता है? जिन लोगों से मामला जुड़ा हुआ उनसे राय नहीं ली जाती, बल्कि उसका फैसला कौन करता है? राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्चतर अधिकारी इसका फैसला करते हैं, जिन्हें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। जबकि जो लोग जिनको विकास की आवश्यकता है, जो वंचित वर्ग है, उनसे तनिक भी सलाह नहीं ली जाती। उनके मतलब सदियों से जो उन्होंने अनुभव हासिल किया है उनकी उपेक्षा की जाती है, न कि उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। और सिर्फ ये लोकतांत्रिक देश जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर ही नहीं है, न तानाशाही देशों में जो वंचित वर्ग है उनको वो विकास में जोड़ा गया है, न लोकतांत्रिक देशों में, बल्कि परियोजनाओं से फायदा सत्ताधारी तबके के द्वारा उठा लिया जाता है।
तो इससे क्या होता है, न्यायपूर्ण और सतत विकास लागू नहीं हो पाता। तो इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता, आजादी, न्याय, लोकतंत्र जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। तो इस भाग में हम ये जांचेंगे कि इन धारणाओं ने विकास की विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल कर लिए। तो सबसे पहले बेटा अपन अधिकारों के दावे की बात कर रहे हैं। हमने गौर किया है कि विकास के अधिकांश फायदों को ताकतवर लोग उठा लेते हैं, समृद्ध लोग उठा लेते हैं जिनके पास पहले से ही संसाधन है। और विकास का नुकसान किसको उठाना पड़ता है, जो दरिद्र हैं, गरीब हैं, या ऐसे हिस्से में रहते हैं जैसे झुग्गी इलाके हैं, स्लम्स हैं, तो वहां पर रहते हैं, तो उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चाहे वह कीमत पारिस्थितिक तंत्र में नुकसान की वजह से हो या फिर विस्थापन और आजीविका होने की वजह से, जैसे कि बांध बनाए जाते हैं, तो जो लोग उस क्षेत्र से संबंधित होते हैं उनका विस्थापन हो जाता है, उन्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ती है, उन्हें अपना रोजगार छोड़ना पड़ता है। तो ये आबादी कुल मिलाकर किन संरक्षणों का दावा राज्य समाज से करे, वो अपने अधिकारों का दावा किससे करे, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, अपनी जमीन छोड़ दी है, वो अपने अधिकारों का दावा किससे करे। तो क्या लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए। क्या लोगों को आजीविका का अधिकार है, आजीविका है काम प्राप्त करने का अधिकार, जिसका दावा सरकार अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर कर सके, जैसे कि जो लोग विस्थापित होते हैं, चाहे नाइजीरिया का एग्जाम्पल हो या भारत का एग्जाम्पल हो या किसी भी देश का एग्जाम्पल, जिन लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी है, जिन लोगों को अपना रोजगार छोड़ना पड़ा है, तो क्या वे अपने अधिकारों के तहत आजीविका मांग सकते हैं। क्या समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के पक्ष परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकार जता सकते हैं। बेटा एक बहुत ही नाजुक मामला है कि विकास क्या है। नैसर्गिक संसाधन किसके हैं? क्या वे स्थानीय समुदाय के हैं जो लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, या फिर पूरी मानवता के साझी संगठन के हैं? अगर हम संसाधनों को संपूर्ण मानवता का समझते हैं तो मानवता में आगामी पीढ़ियों के लोग भी शामिल होंगे, यानी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लोग भी शामिल होंगे। वर्तमान पीढ़ी के तो है ही और भविष्य की पीढ़ियों के भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कार्य जन समूह के विभिन्न तबकों को प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन बिठाना होगा कि वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे ध्यान में रखना होगा कि संसाधन सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका उतना ही अधिकार है। क्योंकि इन संसाधनों का हम सतर्कतापूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भूखंड देंगे जहाँ पर संसाधन शून्य हो? इसलिए हम विकास को और अधिक समझने की आवश्यकता है। विकास को सतत पोषणीय विकास से जोड़ने की आवश्यकता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। इससे आगे का बेटा अपन कल पढ़ेंगे। तो वर्तमान में एक प्रश्न ये है, मानव विकास सूचकांक किन आधारों पर विकास के आंकड़े जारी करता है? वह है शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UFDC। केनसारुविवा कौन थी? केनसारुविवा नाइजीरिया के ओगोन प्रांत के निवासी थे, लेखक थे, पत्रकार थे और उन्होंने ओगोन वासियों के संघर्ष की लड़ाई लड़ी। विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या है? अब बेटा इससे आगे का जो चैप्टर है वो अपन कल पढ़ेंगे। चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे वापस पूछ सकते हैं। थैंक यू।